लॉरेंज बल्ब। मैं लॉरेंज बल्ब को समझाइए। हाँ, इसको देखो जरा। अभी ऑर्स्टेड के प्रयोग के बारे में आपने पढ़ा और किसी धारावाही चालक के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में आपने पढ़ा कि कोई भी धारावाही चालक यदि उसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है तो उसको अपने दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा हमेशा करंट की डायरेक्शन में रहे। तो जो अंगुलियों का घेरा होता है वैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में इस प्रकार से सर्कुलर शेप में होता है। ऐसे ऐसे उसके चारों तरफ गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनता है। लेकिन जो नॉर्मल चुंबकीय क्षेत्र होता है, यदि हम ओरिजिनल चुंबक की बात करें, अभी तक हमने किस चुंबक के बारे में बात की है? वो चुंबक जो कि एक धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अभी हम इस चुंबक के बारे में और स्टेप में बात की। लेकिन जो ओरिजिनल चुंबक होता है, ओरिजिनल चुंबक का एक एन ध्रुव होता है और यहाँ पर किसी और दूसरे चुंबक का एस ध्रुव है। तो इन दोनों ध्रुवों के बीच में जो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पर होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है एन से एस की ओर। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि यदि एक पॉजिटिव प्लेट लगाएं और एक नेगेटिव प्लेट लगाएं तो ये प्लस से माइनस की ओर, इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो आवेशित प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र होता है। किसी स्थिर आवेश के परितः भी विद्युत क्षेत्र होता है। उसी प्रकार से दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये ओरिजिनल चुंबक है, स्थायी चुंबक है और यही काम करता है एक धारावाही चालक। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो इस प्रकार से बनता है। इस चुंबकीय धारावाही चालक के परितः ऐसा इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चाहे इस चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, जो व्यवहार ये चुंबकीय क्षेत्र करता है वही व्यवहार ये चुंबकीय क्षेत्र भी करता है। जो व्यवहार ये विद्युत क्षेत्र करता है वही व्यवहार ये विद्युत क्षेत्र भी करता है। अंतर केवल ये है कि एन से एस की ओर ये इस प्रकार से समांतर बल रेखाएं हैं, समांतर चुंबकीय क्षेत्र है। और धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा में नहीं होता बल्कि वृत्तों में होता है। ठीक है, एक समान केंद्र वाले वृत्तों के अंतर्गत होता है धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इसमें हम एक बात देख रहे हैं, जैसे एक कोई आवेशित कण, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का माइनस आवेश होता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते जाते यहां प्रवेश कर जाए, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, तो इसकी गति पर क्या अंतर आएगा और क्यों आएगा? उसी प्रकार यही इलेक्ट्रॉन यदि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो इसकी गति में क्या अंतर आएगा और क्यों आएगा? इसको थोड़े बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हमारे आगे आने वाले कई प्रश्नों के उत्तर बेस्ड है। ठीक है, तो सब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो और इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। फिर से हम शुरू करते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। यही चुंबकीय क्षेत्र ऑर्स्टेड ने धारावाही चालक के परितः भी देखा, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र समांतर रेखाओं के रूप में होता है और धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र वृत्तों के रूप में होता है। पहली बात, फर्स्ट चैप्टर में आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है कि जब दो प्लेटों के बीच में ये जो बल रेखाएं होती हैं ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं और यही विद्युत क्षेत्र किसी स्थिर आवेश के परितः भी होता है। स्थिर आवेश के परितः विद्युत क्षेत्र, धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रॉन
इस प्रकार से गति करता हुआ विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन मीन्स आवेशित कण, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है कोई पॉजिटिव आवेश वाला कण हो, कोई भी ऐसा कण जिस पर कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब ये आवेशित कण, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जब ये विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, देखो जब यहां से आया तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सीधी रेखा में चलता हुआ ऐसे आया। लेकिन जैसे ही इसने विद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया, तो चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस नेगेटिव से रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा, और इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। तो जो ये ऐसे जा रहा था, अब इसके रास्ते में ये अपने मार्ग को बदल देगा। अब ये इस पॉजिटिव की ओर जाना शुरू कर देगा और यहाँ जाके इस प्रकार यहाँ हो जाएगा। तो ये अपना मार्ग बदलता है। जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो विद्युत क्षेत्र के जैसा हो जाता है। ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं समांतर थी, तो उसका मार्ग भी कैसा हो गया, जो पहले ऐसे एंगल से आ रहा था, अब उसका मार्ग भी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं जैसा हो गया। मतलब विद्युत क्षेत्र के अनुसार, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश वो कण गति करने लगा। ये बात समझ में आती है? क्यों करने लगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर इस विद्युत क्षेत्र ने एक बल लगाया, एक फोर्स लगाया, तो उस फोर्स के कारण ये ऐसे चलने लगा। अब विद्युत बल का मान हमने आपको बताया था, विद्युतीय बल का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही बल का मान कम रहेगा। जैसे ही ये दूरी कम होती जाएगी, इनके बीच लगने वाला बल बढ़ता जाएगा। तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसके और पॉजिटिव प्लेट के बीच की दूरी ज्यादा है, मतलब यहाँ इस पे लगने वाला बल कम रहेगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा, अब इसकी दूरी कम हो गई, अब इसका बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पास आएगा तो इस पे लगने वाला बल और बढ़ जाएगा। तो प्रश्न ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी स्पीड एक समान रहेगी या परिवर्तित होगी? क्या आंसर होना चाहिए? जब ये इलेक्ट्रॉन परिवर्तित होगी। क्यों परिवर्तित होगी होगी? सर। क्योंकि जब ये यहाँ था तो बल का मान कम था, तो वो स्लोली आ रहा होगा। लेकिन जब यहाँ आ गया तो बल का मान बढ़ गया, तो वो फास्टली आने लगा, और फास्टली इस प्रकार से। नोट करने वाली बात कौन सी है कि जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज, उसका रास्ता विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाता है, जैसा विद्युत क्षेत्र है वैसा हो जाता है। दूसरी बात, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, मतलब उसका वेग बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट कर लेते हैं। आप भी नोट करो इसके लिए, कहीं और नोट करना है अलग से। जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो नंबर एक, उसका मार्ग विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाता है। नंबर दो, कण का वेग परिवर्ती होता है। कण का वेग परिवर्ती होता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो अपोजिट चार्ज के पास आता जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता तो वो नेगेटिव के पास जाता। जैसे जैसे वो पास जाता जाता है, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। तो इन शॉर्ट, यदि हम बहुत कम शब्दों में बताएं तो क्या बताएंगे, सुनो ध्यान से, कि जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ता है। ठीक है, याद रखो, जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ता है, स्पीड बदलती है। ठीक है, एक तो ये बिंदु हो गया।
अब फिर से यहां थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। अब हम इसी घटना को चुंबकीय क्षेत्र में अप्लाई करते हैं। देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो क्या इस पर कोई बल लगेगा? चुंबक यस सर। बल लगा सकती है, विद्युत आवेश पर बल लगा सकता है। ये आवेश है और ये मूव करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, तो क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? यस या नो? यस सर। क्यों लगेगा। क्यों लगेगा? जबकि चुंबक तो केवल चुंबक पर ही बल लगा सकती है, चुंबक आवेश क्योंकि पर सर बल वो नहीं लगा सकती। तो क्या क्योंकि इस सर वो ठीक है, सुनो हम बताते हैं आपको, सब सुनो ध्यान से। ऑर्स्टेड ने क्या बताया था कि जब भी कोई आवेश मूव करता है, गति करता है, तो उसके परितः क्या होता है? उसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब गतिमान आवेश स्वयं भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जो गति कर रहा है। समझ में आया? तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक आवेशित कण है, जब ये गति करेगा तो इसके चारों तरफ ही क्या उत्पन्न होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबक पर बल आरोपित करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस प्रकार से जा रहा था, अब ये भी क्या होगा? अपने मार्ग को परिवर्तित करेगा। ठीक है, ये भी अपने मार्ग को परिवर्तित करेगा। तो इस बात को हम यहां समझेंगे, क्योंकि ये अभी हमें नहीं पढ़ना है। अभी हमें इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ये हमने आपको क्यों बताया? इसलिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन हम नाम ना दें, जब भी कोई आवेशित कण, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल आरोपित होता है। क्यों होता है? क्योंकि गति करता हुआ आवेश स्वयं अपने परितः एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो ये गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र और ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पर बल आरोपित करता है। ठीक है, तो पहले हमने ये जो बात लिखी, जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, विद्युत क्षेत्र में, तो दो काम होंगे। एक तो उसका मार्ग विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाएगा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उसकी स्पीड बढ़ेगी। इस बात को आप याद रखना, अगले किसी टॉपिक में हमें ये बात चाहिए पड़ेगी कि जब भी कोई आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन या कुछ भी, कोई भी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, एक तो हमें ये बात याद रखना है। अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं, और हम इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ये जो धारावाही चालक के परितः बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, अब यहां से देखना, ये धारावाही चालक है, इसके चारों तरफ इसका चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा होता है? कल हमने आपको बताया था, ये धारावाही चालक, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ ऐसे वृत्तीय क्षेत्र, ऐसा ये चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कोई धारावाही चालक है और ऐसा इलेक्ट्रॉन आता है, ऐसा देखो, ये धारावाही चालक है और यहाँ बोर्ड के बाहर से ऐसा एक इलेक्ट्रॉन इसके क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहां से प्रवेश कर रहा है? ऐसे बोर्ड के बाहर से। तो इस पर क्या ये धारावाही चालक कोई बल लगाएगा? तो आंसर है लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि जो आवेशित कण यहाँ से गया है, उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाता है। ठीक है, तो ये जो धारावाही चालक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन गया बोर्ड के बाहर से बोर्ड के पीछे की ओर, तो इस पर एक बल लगेगा और ये बल उसे क्या, उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा? उसके मार्ग को बदल देगा। ठीक है, तो जब भी कोई आवेशित कण इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इस आवेशित कण पर एक बल क्रियाशील हो जाता है। अब हमें तीन बातें समझना है। उस बल का नाम क्या है, उस बल की डायरेक्शन क्या है, और वो बल कितना होता है। ठीक है, सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। वैसे एक बार संक्षेप में सुनो। ये एक धारावाही चालक है,
ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। यहां से एक आवेशित कण ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ बोर्ड के बाहर जहां पे हमारा चौक है, यहाँ से ऐसे बोर्ड की ओर जाना है और बोर्ड के पीछे जाना चाहता है, ऐसे बोर्ड के पीछे जाना चाहता है। तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस आने वाले कण पर बल आरोपित करेगा। उस बल का नाम क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मान कितना होता है, इन तीन बातों की हमें स्टडी करना है। तो ध्यान से देखो, उस बल का नाम तो होता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल जब भी कोई आवेशित कण किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल क्रियाशील होता है, उस बल का नाम होता है लॉरेंज बल। लॉरेंज एक वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने इस घटना के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए उनके नाम पे उस बल का नाम पड़ गया। तो ये आवेशित कण यहां से आया, इसने उस पर बल लगाया। कौन सा बल लगाया? लॉरेंज बल लगाया। अब हमें दूसरी बात समझना है कि बल लगाने से जो कण ऐसे जा रहा था, अब तो कण ऐसे उड़ जाएगा या ऐसे उड़ जाएगा या ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, कहां जाएगा? ठीक है, ये कण ऐसे आ रहा है तो ये कण यहाँ पे आने के बाद उसका मार्ग तो बदलेगा क्योंकि बल लग रहा है। बल लगाने से क्या हो जाता है, अपने ज्ञान में पढ़ा है, बल लगाने से चार चीजें होती हैं। कौन कौन सी? स्थिर अवस्था बदल जाती है, गति अवस्था बदल जाती है, और आकृति और आयतन बदल जाता है, और उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो जब ये कण यहाँ से आ रहा है और इस पर एक बल लगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा? ये कण दिशा बदलेगा। ये कण जो सीधा जा रहा था या तो वो ऐसे जाएगा या मुड़ के नीचे जाएगा या मुड़ के ऐसे जाएगा या मुड़ के तार के पास आएगा, कुछ ना कुछ तो इसके साथ होगा। तो वो कुछ ना कुछ क्या है, इसको बताने के लिए फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिया। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। पिछली क्लास में आपने देखा था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो ये बताता था कि किसी धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, वो अलग मैटर था। ये क्या बता रहा है कि यदि कोई कण यहां से आएगा तो वो कहां जाएगा। ठीक है, यदि कोई कण यहां से ऐसे आएगा तो वो कहां जाएगा, ये बताने के लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया। अब ये लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो आंसर ये है, अपने बाएं हाथ को, बाएं हाथ की तीन अंगुलियों के नाम सब जानते हैं। इस अंगुली को अंगूठा कहते हैं, थंब, इसको फर्स्ट फिंगर कहते हैं, तर्जनी हिंदी में फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर है, ठीक है, मध्यमा, ये रिंग फिंगर है अनामिका, और ये छोटी स्मॉल फिंगर है कनिष्ठा। इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं इंग्लिश में, इंडेक्स फिंगर या तर्जनी, ठीक है, उनके नाम जो भी हो। हमें तो अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियों को लेना है, अंगूठा और दो अंगुलियां, और इन तीनों को इस प्रकार से ऐसा फैलाना है ये कि ये तीनों अंगुलियां परस्पर लंबवत रहे। ये दिख रहा है आपको? ये अंगुली आपकी ओर है, ये अंगुली इस तरफ जा रही है, अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है। ये ऐसा आपने केमिस्ट्री में कई बार किया होगा, है ना। ये तीन अंगुलियों को हमें इस प्रकार से फैलाना है कि वे तीनों परस्पर लंबवत रहे। अब इसको सेट कैसे करना है, देखो आप, ये हाथ तो अपना है, इसे हम कहीं भी सेट कर सकते हैं, बस सेट करते समय याद रखें कि अंगुलियों को नहीं मोड़ना आपको, ऐसे ऐसे अंगुलियां एक बार जैसी हो गई वैसी हो गई। आपको हाथ मोड़ना है तो ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, कोहनी से मोड़ो, कंधे से मोड़ो, लेकिन अंगुलियों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीन अंगुलियां ऐसे कर ली, और ये जहां से आपका आवेशित कण आ रहा था, कहां से आ रहा था? बोर्ड के बाहर से पीछे की ओर जा रहा, वहां पे हमने इंडेक्स फिंगर लगाई। ये हमारा ऐसा आवेशित कण आ रहा, ये इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी हमेशा कि कण कहां से आ रहा है। जहां से आ रहा है वहां पे आपकी पहली उंगली लगा दो, ये ऐसे हमने पहली उंगली लगा दी। ये अंगूठा हमेशा विद्युत धारा को बताएगा। विद्युत धारा देखो आप कहां जा रही है, ऊपर की ओर, तो ये ऊपर जा रहा है। तो इन तीन अंगुलियों में अंगूठा विद्युत धारा को बताएगा। पहली अंगुली क्या बताएगी?
कि आवेशित कण कहाँ से आ रहा है, तो बीच वाली अंगुली ये बताएगी कि आवेशित कण किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा। तो ये आवेशित कण यहाँ से आ रहा है, तो इससे पूछो कहाँ जाएगा, तो ये क्या बताएगी, इस तरफ जाएगा। बात समझ में आई? ये कण यहाँ से जाके ऐसे मुड़ेगा, मतलब ये एक तार है, इसको देखो, यहां से हमारा आवेशित कण आया, ये आया, और इसने क्या बताया मध्यमा ने, इस तरफ मुड़ना है, तो ये इस तरफ मुड़ गया, ऐसे तार के पीछे से इस तरफ मुड़ गया। अब फिर देखो मध्यमा कहाँ बता रही, अब कहाँ बता रही मध्यमा, अब ये बाहर की ओर आएगा, आगे की ओर, आगे की तरफ। अब ये मध्यमा कहाँ बताने लगी, अब इस तरफ जाओ, तो वो इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे 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 होता होता उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ये प्रवेश किया, तो मध्यमा ने कहा ऐसे मुड़ो, और जब वो ऐसे मुड़ा, साथ मध्यमा भी तो यहाँ आ गई, तो मध्यमा ने कहा वैसे मुड़ो, तो वो यहाँ आ गया, और फिर मध्यमा ने क्या कहा वैसे मुड़ो, तो वो यहाँ आ गया, फिर मध्यमा ने क्या कहा वैसे मुड़ो। तो वो मध्यमा को फॉलो करते करते ये धारावाही चालक के पास ऐसे आएगा, और ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। ये बात समझ में आती है? तो जब भी कोई आवेशित कण किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, क्या होता है, उस पर एक बल क्रियाशील हो जाता है। उस बल का नाम क्या है, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल। नाम क्या है, वो क्या कर देता है, क्या कर देता है, उस बल के द्वारा आवेशित कण धारावाही चालक के परितः वृत्तीय गति करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। क्यों लगाने लगता है, क्योंकि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि ऐसे आ रहा है तो इस तरफ मुड़ेगा, तो ऐसे मुड़ गया, और जैसे वो ऐसे मुड़ा, साथ में ये उंगली यहाँ बताने लगी, तो वो ऐसे मुड़ गया, और जैसे यहाँ मुड़ा तो ये उंगली यहाँ बताने लगी, तो वो ऐसे मुड़ गया, और जैसे यहाँ मुड़ा तो ये उंगली पीछे बताने लगी, तो पीछे मुड़ गया। तो मुड़ता ही रहता है, मतलब उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। तो निष्कर्ष फिर से एक बार, इस पहले आपने नोट किया था जो कि जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ये नोट कर चुके हैं आप। इसमें हमें क्या नोट करने वाली बात है कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ती, यहाँ पे स्पीड बढ़ने वाला कोई काम नहीं है, यहाँ तो केवल क्या होगा, वो वृत्तीय गति करने लगता है। विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा तो वेग बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा तो वो वृत्तीय गति करने लगेगा। ठीक है, याद रहेगी दोनों बातें हमें चाहिए पड़ेंगी अगले किसी टॉपिक में पढ़ने के लिए। तो फिर से इसको देखो, ये धारावाही चालक था, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ से एक आवेशित कण आता है, ये आया तो उसको इस तरफ जाना है, तो तार के पीछे से ऐसे गया और फिर ऐसे बाहर निकला और फिर पीछे जाके ऐसे 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 इसके चक्कर लगाने लगा। अब यदि हम इस विद्युत धारा की डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो बताओ क्या अंतर आएगा। ये ऊपर की ओर नहीं जा रही होती विद्युत धारा, ये नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, अब फिर से हम फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे, बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाओ कि वो तीनों परस्पर लंबवत रहे। अंगूठा हमेशा कहाँ होना चाहिए, विद्युत धारा की डायरेक्शन में। तो अपने हाथ को ऐसे एडजस्ट करो कि अंगूठा नीचे की ओर हो जाए, ये अंगुलियां लेकिन वैसे ही रहे। ठीक है, ये अंगूठा नीचे हो गया, ये हो गया। अब ये जो यहाँ से अपना ऐसा आएगा वो किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा। आंसर यहाँ से जाके पीछे से निकल के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पहले जो कण जा रहा था वो ऐसे मुड़ रहा था, और उल्टा कर दोगे तो वो कण ऐसे मुड़ने लगेगा, दिशा बदल जाएगा। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि इन तीन अंगुलियों में इसको वहां सेट करो जहां से आवेशित कण आ रहा है, इसको वहां सेट करो जहां विद्युत धारा की डायरेक्शन है, और ये बताएगी कि आवेशित कण किस तरफ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन ये। ठीक है, देखो
ये धारावाही चालक है, यहां से आवेशित कण आया, ये आया और घूम के यहां से निकला। ये हुआ कि नहीं हुआ? आप इमेजिन कर पा रहे हो, मन में सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे? यहां से कण प्रवेश करेगा और घूम के यहां से बाहर निकलेगा। ये ऐसे गया, ये जाने की डायरेक्शन है, ये मुड़ा पीछे से और ये ऐसे मुड़ के यहां से निकला। ये मन में कल्पना कर पा रहे हो आप? ठीक है, ये जाने की डायरेक्शन है और ये आने की डायरेक्शन। अब इसको हम बोर्ड पे कैसे बनाएं? हम इसको बनाना चाहते हैं कि ये यहां से कण जाता है और यहां से कण घूम के आता है। ये धारावाही चालक है, आपकी ओर से ऐसे आया और पीछे से आके ऐसे निकल गया, वहां से आया पीछे से जाके ऐसे निकल गया। तो यहाँ तो हम बता पा रहे हैं, लेकिन हमें परीक्षा में कागज पे दिखाना पड़ेगा, आंसर सीट पे। तो वहां पे हम इसको शो कैसे करेंगे? वहां पे हम इसको कागज पे ड्रॉ कैसे करेंगे? तो उसका तरीका भी आप समझ लो। यहां से आवेशित कण जाता है, मतलब बोर्ड में प्रवेश कर रहा है और घूम के यहां से वो कण निकल रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज आपकी ओर आती है, जैसे मान लो ये एक तीर है, ये तीर, ये एरो है, और यदि ये तीर आपकी ओर आ रहा होगा तो आपको क्या दिखेगा? सोचो, यदि कोई तीर आपकी ओर आ रहा है, अभी तो आपको ये साइड से दिख रहा है, साइड से। हम एक तीर को लेके, ये इतनी बड़ी चौक है, यदि ये आपकी ओर आ रही होगी तो आपको केवल क्या दिख रहा है? देखो ना, बताओ क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? डॉट। आगे का केवल हिस्सा, एक आगे की नोक आगे की नोक का है ना? आगे का हिस्सा दिख रहा है सर। हाँ, ठीक है। ऐसा तो जब भी कोई चीज आपकी ओर आती है, आपकी ओर आती है, तो हम उसको डॉट्स से व्यक्त करते हैं। डॉट्स, ये एक सर्कल के अंदर एक डॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या है? यहां से आपकी ओर चीज आ रही है, मतलब बोर्ड से बाहर निकल रही है। और यदि ये तीर आपसे दूर जा रहा होगा तो क्या दिखेगा? इसके पीछे देखो, ये ऐसा होता है, पीछे का भाग दिखेगा। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जब हम कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अब तो खैर ट्रेन बंद है अभी, लेकिन जब शुरू होंगी होंगी जब देखना आप कि जब भी कोई ट्रेन दूर जा रही होती है हमसे, तो उसके सबसे लास्ट वाले डिब्बे पर एक क्रॉस का निशान लगा होता है। अभी देखा आप लोगों ने? यस सर, सबसे यस अंतिम सर, अंतिम वाले डिब्बे पर एक क्रॉस का निशान लगा होता है। क्रॉस के निशान लगे होने का मतलब यह है कि वो आपसे दूर जा रही है। ठीक है, वो ट्रेन आपसे दूर जा रही है। तो जब भी कोई चीज आपसे दूर जाए तो हम उसको एक सर्कल के अंदर क्रॉस का निशान लगा के व्यक्त किया करें। तो यदि यहाँ हमने बोर्ड पे क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब आपने क्या समझा? कि कण ऐसे आ रहा है और बोर्ड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पे डॉट दिखे तो आप क्या समझोगे? कि बोर्ड के अंदर से वो बिंदु आपकी ओर आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है। दूर जा रहा है मतलब किस में जा रहा है? बोर्ड में जा रहा है, और ये आपके पास आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर लॉरेंट बल को शो कर सकते हैं। देखो, यहाँ से आवेशित कण गया और घूम के यहाँ से निकला, तो बताइए यहाँ पे क्या निशान आएगा और यहाँ पे क्या निशान आएगा? क्रॉस का। यहाँ पे सर क्या क्रॉस इस का साइड क्रॉस का आएगा क्रॉस का और दूसरी बार बिंदु का आएगा। बिंदु। बिल्कुल सही है। तो आप सबको समझ में आती है ये बात? यदि हम कहीं पे क्रॉस लगा देते हैं तो उसका मतलब आप क्या समझोगे? कि वो चीज आपसे दूर जा रही है, और जहाँ पे डॉट लगा देते हैं वो चीज आपके पास आ रही है। समझ में? तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हमने लॉरेंट बल को डिफाइन किया। फिर से एक बात देखो, जब भी कोई आवेशित कण किसी धारावाही चालक के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो तीन चीजें, उस पर बल लगता है, उस बल का नाम क्या है? आंसर लॉरेंट बल। दूसरा, वो बल क्या कर देता है? तो वो बल उस आवेशित कण को धारावाही चालक के परितः वृत्तीय गति करवाता है। किस नियम के अंतर्गत? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंतर्गत। अब तीसरी और आखिरी बात यह है कि इस बल का मान कितना होता है, कितनी बल से ये आवेश घूमता है। ठीक है, तो इस बल का मान होता है, लॉरेंट बल का मान होता है आवेश गुणित वेग गुणित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
मतलब जिस बल से ये कण ऐसे घूमते यहाँ से बाहर निकल के फिर घूमते यहाँ से बाहर निकला, वो तो घूमता ही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ से बाहर वापस आ जाएगा, वापस नहीं जाएगा। यहाँ से गया, इस तरफ मुड़ना है, इस तरफ मुड़ना है, इस तरफ मुड़ना है, इस तरफ मुड़ना है, वो तो घूमता ही रहेगा। एक बार जैसे कण वहां पहुंच गया, फिर वहां पे वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, उसके बाद वहां से बाहर नहीं निकल सकता। तो वो बल का मान कितना होता है? तो वो बल 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, जो आवेश यहां से गया है उसकी वैल्यू Q, जितनी स्पीड से यहां से आवेश गया है उसकी वैल्यू V, और इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है उसकी वैल्यू B। तो लॉरेंज बल का मान होता है नॉर्मली Q इंटू V इंटू B। ठीक है, लॉरेंज बल क्या है, कितना होता है और किस डायरेक्शन में लगता है। सुन लो इस पे एक बात ध्यान से। लॉरेंज बल क्या है? जब कोई आवेशित कण किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल क्रियाशील हो जाता है, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। उस लॉरेंज बल का मान F इज इक्वल टू QVB होता है, जहां Q आवेश का मान है, V आवेश का वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और वो लॉरेंज बल करता क्या है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार उस लॉरेंज बल के कारण गतिमान आवेश धारावाही चालक के परितः वृत्तीय गति करने लगता है। ठीक है, इन 3 बातों को हम याद रखेंगे। एक और बार आखिरी में सुनो, 5 बातें आपके पास हो गई जो हमें आगे काम में आने वाली है। ध्यान से एक बार सुनो और चाहो नोट कर लेना। जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ता है। ठीक है, उसका मार्ग विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाता है। और अगली, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका वेग नहीं बढ़ता है, वेग नहीं बढ़ता है, वो वृत्तीय गति करने लगता है। ठीक है, और जो वृत्तीय गति करेगा उस वृत्तीय गति को हम शो कैसे करेंगे? तो क्रॉस और डॉट के द्वारा हम शो करेंगे, और उस बल का मान होगा F इज इक्वल टू QVB। इस QVB बल का नाम होता है लॉरेंज बल। इन सब बातों को आप नोट कर लो।